नमस्ते। कृषि पेशेवरों के लिए तैयार किए गए इस खास अध्ययन सत्र यानी स्टडी गाइड में स्वागत है। आज हम लीची में फल सड़न, जिसे लीची फ्रूट रॉट भी कहते हैं, उस पर बात करेंगे। ये एक ऐसी गंभीर समस्या है जो पल भर में पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकती है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं और इस जटिल विषय को एकदम आसान बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे लीची सड़न की समस्या को समझने से, फिर इसके कारण और गलत फहमियों पर बात करेंगे। इसके बाद हम रासायनिक बनाम जैविक बचाव और फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम को देखेंगे। आखिर में कुछ ध्यान देने योग्य कदम होंगे और हमारी समझ को परखने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज भी होगा। तो चलिए मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं, लीची सड़न की असल समस्या। अब किसी भी बीमारी का इलाज ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि दांव पर क्या लगा है। हम यहाँ कम से कम 20% से लेकर 60% तक के भारी उत्पादन नुकसान की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये सिर्फ पेड़ों पर फल खराब होने की बात नहीं है। इसका सीधा असर फलों की मार्केट वैल्यू, उनके भंडारण यानी स्टोरेज की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण निर्यात की गुणवत्ता पर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। लेकिन ये बीमारी असल में दिखती कैसी है? शुरुआत में फलों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे नजर आते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे बड़े होकर काले पड़ने लगते हैं और फल बिल्कुल नरम पड़ जाता है। और जब स्थिति गंभीर हो जाती है, तब फल पूरी तरह सड़ जाता है, भयानक बदबू आती है और अंत में वो टूटकर गिर जाता है। बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की तरफ, जहां हम इसके कारणों और इससे जुड़ी कुछ आम गलतफहमियों पर से पर्दा उठाएंगे। आखिर इस पूरी तबाही की जड़ क्या है? सबसे पहले उन मुख्य अपराधियों को पहचानते हैं। ये मुख्य रूप से फफूंद यानी फंगस होते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है एंथ्रैक्नोज, ऑल्टरनेरिया प्रजाति और राइजोपस प्रजाति। यह हमारे आज के इस स्टडी गाइड का सबसे बुनियादी जैविक आधार है। इन्हीं फंगस को पनपने से हमें हर हाल में रोकना है। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग मानते हैं कि फल सड़न केवल और केवल खराब मौसम की वजह से होता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारी कृषि पद्धतियां भी इसके लिए उतनी ही जिम्मेदार हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई ऐसा बाग है जहां पेड़ बहुत घने हैं और पानी की निकासी ठीक से नहीं होती। ऐसे में पेड़ों के बीच से हवा नहीं गुजर पाती, जो कि संक्रमित फलों के साथ मिलकर बीमारी को सीधे न्योता देने का काम करता है। तो फिर असली ट्रिगर्स क्या हैं? वो हैं लगातार बारिश, 80% से ज्यादा नमी और 25 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान। इसे समझने के लिए एक आसान सा घरेलू उदाहरण लेते हैं। सोचिए, बारिश के दिनों में आपने रसोई की एक गर्म और सीलन भरी अलमारी में ब्रेड का एक टुकड़ा खुला छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उस पर फफूंद लग जाएगी, सही कहा ना? बस बिल्कुल यही माहौल लीची के बाग में इन फंगस को पनपने के लिए चाहिए होता है। अब आते हैं मॉड्यूल 3 पर, रासायनिक बनाम जैविक बचाव। अब जब हमें पता है कि बीमारी कैसे फैलती है, तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए? और यहीं हमारी दूसरी बड़ी गलतफहमी सामने आती है। कई लोगों को लगता है कि केवल कठोर केमिकल ही फसल को बचा सकते हैं, पर हकीकत कुछ और है। जैविक नियंत्रण और हमारे पारंपरिक समाधान भी इस बीमारी से लड़ने में बेहद प्रभावी और सुरक्षित हैं। अगर हम विकल्पों की बात करें, तो एक तरफ हमारे पास रासायनिक तरीके हैं, जैसे 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मैनकोजेब 75 WP या 1 मिलीलीटर प्रति लीटर में एज़ॉक्सिस्ट्रोबिन 23 SC। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बहुत ही शानदार जैविक विकल्प भी हैं, जैसे 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से नीम का तेल या ट्राइकोडर्मा विरिडी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारे पारंपरिक तरीके 1 भाग छाछ और 10 भाग पानी का घोल या फिर गोमूत्र का 1:10 के अनुपात में घोल भी बहुत शानदार काम करते हैं। कौन सोच सकता था कि घर की रसोई और गौशाला से निकली चीजें इतने जिद्दी फंगस को मात दे सकती हैं? लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना है। चाहे आप रसायन का उपयोग करें या जैविक उत्पादों का, छिड़काव का समय सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये कोई तुक्के का खेल नहीं है। छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल पर ही किया जाना चाहिए। पहला, फूल झड़ने के तुरंत बाद, दूसरा जब फल विकसित हो रहे हो, और तीसरा बारिश शुरू होने से ठीक पहले। चलिए अब बात करते हैं मॉड्यूल 4 की, एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे हम शॉर्ट में आईपीएम भी कहते हैं।
ये वो समग्र रणनीति है जो हमारे सारे बचावों को एक साथ जोड़ती है। आईपीएम को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक घर के सिक्योरिटी सिस्टम की तरह देखना। पेड़ों की छटाई करना मतलब घर में मजबूत दरवाजे और ताले लगाना। जैविक उपाय उस घर के सिक्योरिटी अलार्म काम करते हैं और रसायनों का उपयोग केवल तब किया जाता है जब कोई इमरजेंसी हो, ठीक वैसे ही जैसे मुसीबत आने पर हम पुलिस को बुलाते हैं। तो आईपीएम असल में काम कैसे करता है? इसके साफ साफ 4 स्तर हैं। पहला, पेड़ों की अच्छी तरह छटाई करना, साफ सफाई रखना और संक्रमित फलों को तुरंत हटाना। दूसरा, नीम तेल या ट्राइकोडर्मा जैसे जैविक नियंत्रण का इस्तेमाल करना। तीसरा, बाग की लगातार निगरानी करना। और चौथा, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक छिड़काव करना। ये चारों परतें मिलकर बाग को एक अभेद्य किला बना देती हैं। अब हम पहुंच गए हैं मॉड्यूल 5 पर, कुछ ध्यान देने योग्य कदम और आज के मुख्य निष्कर्ष। एक व्यस्त कृषि पेशेवर होने के नाते वो कौन से कदम हैं जिन्हें हमें आज से ही अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? पहला कदम, हमेशा स्वस्थ पौध सामग्री का ही उपयोग करें। दूसरा कदम, बाग का नियमित निरीक्षण करें ताकि बीमारी को शुरुआती धब्बों से ही पकड़ा जा सके। और तीसरा कदम, बाग में साफ सफाई रखें और पेड़ों के बीच उचित दूरी बनाए रखें। पेड़ों के बीच सही दूरी रखना एक अचूक उपाय है क्योंकि इससे हवा का प्रवाह अच्छा रहता है और नमी कम होती है, जो कि इस फंगस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इन सब का अंतिम निष्कर्ष क्या निकलता है? इन रणनीतियों को अपनाने से न सिर्फ हमारी 20 से 60% तक की पैदावार बचती है, बल्कि फलों की स्टोरेज कैपेसिटी भी सुरक्षित रहती है और सबसे बड़ी बात, एक्सपोर्ट के लिए उच्च गुणवत्ता बनी रहती है, जिसका सीधा और बड़ा असर हमारे आर्थिक मुनाफे पर पड़ता है। और अंत में मॉड्यूल 6, एक छोटा सा प्रैक्टिस क्विज ताकि आज की हमारी समझ को परखा जा सके। हमारा पहला प्रश्न है, लीची में फल सड़न के लिए जिम्मेदार प्रमुख रोगजनक फंगस कौन से हैं? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है एंथ्रैक्नोज, ऑल्टरनेरिया और राइजोपस। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो कौन सी पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं जो इस सड़न को तेजी से बढ़ाती हैं? अगर आपने कहा 80% से अधिक नमी और 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, तो आपका जवाब बिल्कुल सटीक है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, क्या एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम प्रणाली में रासायनिक छिड़काव हमारे बचाव की पहली पंक्ति है? बिल्कुल नहीं। सफाई, छंटाई और जैविक उपायों के बाद रसायनों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार और एकदम अंतिम उपाय के रूप में ही किया जाता है। तो आज के इस अध्ययन सत्र का हमारा अंतिम विचार क्या है? हमारी खाद्य आपूर्ति और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हमें एक तरफ अपने पारंपरिक जैविक उपायों की ओर पीछे मुड़कर देखना होगा, तो दूसरी तरफ आधुनिक रासायनिक विज्ञान की ओर भी कदम बढ़ाने होंगे। इन दोनों का सही संतुलन ही कृषि का असली भविष्य है। उम्मीद है इस सत्र ने लीची की खेती के इस जटिल प्रबंधन को आसान बनाया होगा। सीखते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।